प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि लगातार आप जान रहे हैं कि सीरीज़ हम एनटीपीसी का चला रहे हैं और पार्ट नंबर 99 है और जल्द ही 100 हम पार्ट पूरे कर लेंगे और इससे पहले 98 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, नहीं देखा है आपने पिछले पार्ट्स, तो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, वहाँ पर सारे पार्ट्स आपको मिल जाएँगे। दोस्तों, जो हम क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, वो 7/4/2021 का पूछा गया जो पेपर है, उसका सॉल्यूशन आज हम करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और एक तरफ से हम पेपर कर रहे हैं। इससे फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीएस, जीके सब कुछ आपका एक साथ कंप्लीट होता चला जाएगा। आपको पार्ट वाइज़ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर रेलवे की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं 2024 में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर जो भी कंटेंट दिया जाता है, वो रियल दिया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन पेपर है, रियल में जो पूछा गया था 7/4/2021 को, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को। ये देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, परिचकली यानी कि परिचकली जो इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? देखो, पिछले जितने भी आपने सेट देखे होंगे, 2-4 सेट अगर हम छोड़ दें, बाकी सब में लोक नृत्य ज़रूर पूछे गए थे। लोक नृत्य और दिवस पूछे गए थे, ये याद रखना। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है, प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है कौन-सा? परिचकली। तो ये है लक्षद्वीप का। पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिले हैं दोस्तों कि कुछ जो लास्ट की शिफ्ट हुई थी 2021 में जो पेपर हुआ था, उसमें से ये पूछा गया था कि जैसे कि यहाँ पर लक्षद्वीप पूछ लिया है, तो ऐसे राज्य पूछे गए थे, केंद्र शासित प्रदेश पूछे गए थे, जो ज़्यादा हाइलाइट नहीं होते हैं, लेकिन उनको पूछ लिया था। तो ऐसा भी दिमाग लगाता है रेलवे, ठीक है? तो यहाँ पर परिचकली है, लक्षद्वीप से संबंधित है। दोस्तों, आप बताना ज़रा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस वक़्त कौन हैं? क्योंकि देखते हैं कि साउथ साइड के बारे में आप कितना जानते हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में, जब आप वीडियो को देख रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले वाले से है। यानी कि देखो, अगर मनुष्य एक टाइप का स्तनधारी है, जैसे मैं इसको ज़ूम करता हूँ, मनुष्य स्तनधारी है, तो सांप कैसा है? तो सांप सरीसृप में आता है। दोस्तों देखो, सरीसृप में जो भी जीव आते हैं, रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं और इनकी खास पहचान आप याद रखना कि नीचे की तरफ से चिकने होते हैं। जैसे इसमें क्या आएगा? छिपकली। तो छिपकली को आपने देखा होगा कि नीचे की तरफ से चिकनी होती है। वैसे ही सांप, तो सांप किस में आता है? नीचे की तरफ चिकना होता है। मगरमच्छ आपने देखा होगा नीचे की तरफ से चिकना होता है। तो ये जो रेंग कर चलते हैं और नीचे की तरफ से चिकने होते हैं, साथ ही साथ ये अंडे भी देते हैं। इसमें आते हैं, सरीसृप में आते हैं, याद रखना। लेकिन सारे अंडे देने वाले आप कहेंगे सरीसृप है, तो नहीं, क्योंकि चिड़िया भी तो अंडे देती हैं, तो उसमें नहीं मानेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो भी उसमें आते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जो हर एक संख्या जो होगी वो पूर्ण संख्या होगी, जरूरी नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या अगर मान लो कि मैं कह देता हूँ यहाँ पर 2/3, तो अगर इसको आप लिखेंगे 2.66 ऐसे होता चला जाएगा, तो पूर्ण संख्या नहीं बना ना हमारा। परिमेय तो है लेकिन पूर्ण नहीं है, तो इसलिए हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है? अगला देखो, इसमें प्राकृतिक समुच्चय के संख्याओं के समुच्चय में योग का क्रम विनिमय गुण लागू होता है। तो क्रम विनिमय का गुण लागू होता है, ये बात बिल्कुल भी सही है। और एक का व्युत्क्रम एक होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि 1/1 करेंगे, उल्टा करेंगे तो वही एक आएगा, तो ये बात तो सही है। एक जो है सभी परिमेय संख्याओं का गुणन तत्समक है, यानी कि जो कोई भी संख्या हो उसमें हमेशा एक गुणा में होता है। इसलिए हम जब कोई कॉमन लेते हैं तो बोलते हैं कि एक बचा है, ठीक है? तो हमेशा गुणा एक होता है, ये बात भी सही है। तो कौन सा गलत है? पहला वाला हमारा गलत आंसर है। भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो न्यायिक समीक्षा को दोस्तों संशोधित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यायिक समीक्षा जो शब्द है वो संविधान में वर्णित नहीं है, संविधान में नहीं है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें संशोधन हो सकता है, और ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में जितने भी आते हैं, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें आते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि भाग 3 और भाग 4 दोनों को जोड़ करके हम एक साथ क्या बोल देते हैं? संविधान की आत्मा बोलते हैं, याद रखना आप। तो भाग 3 और 4 को मिलाकर बोल देते हैं संविधान की आत्मा।
मौलिक अधिकार, अब आपको बताना है कमेंट सेशन में कि मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, कहां से कहां तक। वही संविधान की प्रस्तावना, ये अनुच्छेद नंबर 368 में वर्णित है। आपने एक क्वेश्चन के बदले कई सारे क्वेश्चन आपको पता चल गए, तो कोशिश आगे भी रहेगी कि आप बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से समझ पाएं और बहुत सारे आंसर उनके जान पाएं। देखो अगला कथन है, कथन कह रहा है, देखो कथन निष्कर्ष दो टाइप का है, एक तो ये वाला आता है, एक सेंटेंस पूरा का पूरा लिख करके आता है, वो वाला भी करना होता है। तो ये क्वेश्चन हर एक सेट में 2 से 3 या लगभग 4 तक पूछे जाते हैं हर एक सेट में, ये कंफर्म है। या फिर आप काउंट करते चलना, फिर आप बताना। तो देखो कुछ पी क्यू हैं, तो जब कभी कुछ वर्ड आ जाए तो आप दो गोले बनाओ। दो गोले कैसे, एक ऐसे बना दो, उसी के ऊपर एक दूसरा ऐसे बना दो, दोनों टच होना चाहिए। टच मतलब कि एक दूसरे के अंदर भी थोड़ा सा घुसे हुए होना चाहिए। तो मान लो कि ये पी है और ये हमारा है क्यू, ठीक है। अब कह रहा है कोई क्यू आर नहीं है, जब कोई वर्ड आ जाए और नॉट आ जाए इसका मतलब नहीं है, तो एक अलग बनेगा, यानी कि कोई क्यू आर नहीं है, तो कोई भी क्यू वाला सर्कल आर वाले सर्कल में टच ना हो, तो मैं इसको दूर बना देता हूं, यहां पर लड़ाई दंगा ना करे हो, तो यहां पर आर हो गया। समझ गया आप? अब देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि कोई पी आर नहीं है, तो कोई भी वाला जो पी है आर नहीं है। लेकिन यहां से आप जरा ध्यान से देखो, जबकि हमने लिखा था कोई क्यू आर नहीं है, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ पर क्यू ना होना चाहिए, पी तो हो सकता था ना, क्योंकि क्यू को मना किया गया है वो ना हो, तो ये सर्कल यहाँ न बना के हम यहाँ पर भी तो बना सकते थे, इसको यहाँ पर भी। तो जब कभी दो कंडीशन आए, हमारा मन था हमने इधर बना दिया, आपका मन है आपने इधर बना दिया, तो आप बोलेंगे ये सही है कि ये सही है, तो जब झगड़ा हो रहा है तो इसका मतलब कोई भी सही नहीं है। यानी कि जब दो पॉसिबिलिटी बन जाए कि ऐसे भी फिगर बने और ऐसे भी, तो उनमें से कोई भी सही नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, आगे देखो अगला क्या कहता है, इसको आर बना दो, मैंने इरेज कर दिया, ये आर है, इसको आप लिखे रहना। ठीक है, आगे देखो अगला कह रहा है कुछ पी आर नहीं है, तो कुछ पी आर नहीं है, तो देखो ये सेकंड वाला हमारा तभी सही होगा जब हम पहले वाले को गलत करेंगे। गलत मतलब कोई पी आर नहीं है, तो कोई पी आर नहीं है का मतलब कि यहाँ पर पी वाला जो है वो आर नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब नहीं कहा था तभी तो गलत हुआ था, तो हम यहाँ पर आर बनाएंगे, तब हम कहेंगे कि ये कह रहा था पी आर नहीं, जबकि यहाँ पर पी आर है, तो ये गलत था। तो अब देखो अगर हमारा फिगर ऐसा बनेगा पहले वाले को लेकर के, तो दूसरा कह रहा है कुछ पी आर नहीं है, तो कुछ पी जो है वो आर नहीं है, क्यों? क्योंकि इतने ही तो हैं, बाकी ये वाले पी ये वाले आर कहाँ हैं, नहीं है ना, तो ये सही कह रहा है। अगला है कुछ क्यू पी हैं, तो कुछ क्यू वाला जो हिस्सा है वो पी है, तो देखो ये वाला क्यू और इस वाले पी में आ रहा है, यानी कि ये हिस्सा मिल रहा है, तो इसका मतलब सही बोल रहा है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन दूसरा और तीसरा दोनों निष्कर्ष सही है, इस वजह से ऑप्शन नंबर हमारा चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो देखो मैंने आपको कई बार बताया है कि जब कभी किसी शब्द में प्रथम, सर्वप्रथम, सबसे पहले या पहली बार, पहला ऐसे वर्ड आता है, तो हमेशा वो क्वेश्चन रेलवे के लिए खास करके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गोविंद बिहारी लाल रहे हैं। अब दोस्तों पुलित्जर जो पुरस्कार होता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में या संगीत रचना के क्षेत्र में या समाचार पत्रों के लिए या फिर ऑनलाइन पत्रकारिता जो होती है उसके लिए भी दिया जाता है। देता कौन है? अमेरिका देता है, यानी कि यूएसए देता है। अब क्वेश्चन हो सकता है कि अगली बार रेलवे घुमा दे, क्या घुमा सकता है कि पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा वितरित किया जाता है या कौन सा देश वितरित करता है, तो आप कहेंगे अमेरिका द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 155 और 307 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचे। तो देखो कह रहा है कि 155 मान लो, इसको अगर हम कौन से नंबर से काटें कि शेष हमारा 5 बच जाए, इसका मतलब कि इस नंबर में 5 ज्यादा होगा। अगर ये 5 शेष वाला हम हटा दें तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब मान लो 5 हटा दिया 155 में शेष वाला, तो 150 हो गया। अब बताओ कि 150 जो है इन ऑप्शन को लेकर के किससे कटेगा? बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है, तो बड़ी से बड़ी संख्या में क्या आ रहा है 150, और 150 जो है वो 150 से कट जाएगा। लेकिन अभी आपको यहाँ संतुष्ट नहीं हो जाना, हमने तो केवल 155 चेक किया, अब हमें 307 वाले को भी देखना है। तो 307 में कह रहा था कि 7 शेष बच रहा है, तो इस शेष को अगर हम हटा दें, यानी कि हम मान लें कि 300 हमारी संख्या रही होगी, अब उसको हम काटेंगे
150 से तो देखो पूरा पूरा कट रहा है 2 बार में। इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या 150 है, जो कि दोनों ही नंबर को काट दे रही है। इस वजह से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 150। लेकिन अगर छोटे छोटे बोलता तो हम यहाँ पर 15 को सही करते। याद रखना आप, ठीक है। अब एक को लेके नहीं चलना कि एक कट गया आपने फटाक से टिक किया आगे बढ़ गया, नहीं। हो सकता है दूसरा वाला ना कट रहा हो, तो अगर एक कट रहा है दूसरा नहीं कट रहा तो हम उसको नहीं मानेंगे, दोनों नंबर से कटना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ है। तो देखो ये दोनों की दोनों जो बैंक हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। बैंक जब कंगाल हो गए, इतना लोन दे दिया उन्होंने, है ना, बड़े बड़े माफियाओं को, और भाग गए विदेश, तो इस वजह से इनको मर्ज होना पड़ रहा है। वहीं पर देखो दोस्तों, जो केनरल बैंक है और सिंडिकेट बैंक है, दोनों कौन कौन सी, केनरल बैंक और सिंडिकेट बैंक, ये दोनों मिल गई थी, ये दोनों एक हो गई हैं। और कब की बात है, 1 जुलाई 2021 की बात है, दोनों की दोनों मर्ज हो गई आपस में। वहीं अगर बात करें कि पंजाब नेशनल बैंक जो है, इसमें से दोस्तों कुल मिला के कुल 10 बैंकें मर्ज हुई हैं, यानी कि इसमें से मिली हैं, जिसमें मेन मेन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। ये सारी सारी बैंकें मिल गई हैं पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसका सही उत्तर हो जाएगा, विजया बैंक और देना बैंक। अब यहाँ से देखो आपको क्या करना है। अब आप कहेंगे सर हम इतना सारा कैसे रटें, इतना सारा तो प्रॉब्लम होती है, कौन सी बैंक किसमें मर्ज हुई है। तो देखो बिल्कुल सही बात है। अब आपको क्या करना है कि 2024 में अगर कोई बैंक मर्ज हुई है किसी के साथ, तो वो क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। पीछे वाले चाहे आप ये सब भूल जाओ, लेकिन 2024 में या 23 के एंड तक या 25 शुरुआत में कोई बैंक मर्ज होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, तो उनको जरूर आप देख लेना, ठीक है, जिसमें आप विलय होता है उनको क्वेश्चन को ऑप्शन। अगला देखो, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक सामान्य विवेक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये था 44वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1 जनवरी 1995 को, तब संशोधन किया गया था। 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको 300A के तहत हटा करके क्या संपत्ति का जो अधिकार है उसको विविध अधिकार में परिवर्तित किया गया है। आगे देखो, नेक्स्ट है दीपक राज के पिता हैं और हेमा अनिल की बहन है। राज हेमा का पुत्र है, दीपक का हेमा से क्या संबंध है। देखो जब कभी ब्लड रिलेशन ऐसे रिश्ते वाले क्वेश्चन आ जाएं तो आप अपने आप को रख के देखा करिए कि आप क्या लग रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, दीपक राज के पिता हैं, इसका मतलब ये राज है, राज के पिताजी कौन है, दीपक है, डी। तो जो प्लस में करते हैं उनको वो होते हैं पुरुष, तो प्लस कर लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो पहचानने में। आगे देखो, दीपक राज के पिता हैं, ये ऊपर की तरफ करेंगे क्योंकि इनसे ऊपर वाली पीढ़ी के हैं। हेमा अनिल की बहन है। अब देखो हेमा अनिल का संबंध इनमें अभी नहीं है। अब यहां से कह रहा है कि राज हेमा का पुत्र है, यानी कि ये जो राज है ना हेमा का पुत्र है, तो हेमा यहाँ पर होंगी, इनका पुत्र होगा, हेमा लड़की, इनका ये पुत्र है। अब इसका भी तो पुत्र है, तो जब डी का भी पुत्र आ रहा है, एच का भी है, तो इसका मतलब आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगी। यानी कि आर के पिता होंगे डी और माता होंगी उसकी एच, एच मतलब कि हेमा, ठीक है। अब हेमा अनिल की बहन है तो कोई अनिल होगा, उनकी ये बहन है, ठीक है, समझ गए। आगे देखो, राज हेमा का पुत्र है, ये तो हो गया है। दीपक का हेमा से क्या संबंध है। तो देखो अभी हमने निकाला ना कि दीपक का हेमा से क्या संबंध है। भाई देखो, ये आर की मम्मी है एच और आर के पिता है डी, तो अब अगर आपकी मम्मी जो होंगी और आपके जो पापा होंगे आपस में क्या लगेंगे, पति पत्नी ही तो लगेंगे। तो दीपक का हेमा से क्या संबंध है, यानी कि दीपक ये हेमा के क्या हैं, तो हेमा के हैं पति, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दोस्तों गुजरात में। और गुजरात में आपने एक फेमस नाम सुना होगा कच्छ का रण, वहां पर ये सारे जंगली गधे पाए जाते हैं। मैं यहाँ पर देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको फोटो। ये देखो बेचारे खड़े हैं यहाँ पर कच्छ के रण में, तो ये पूरा का पूरा एरिया है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर गधे पाए जाते हैं और ये फेमस है गुजरात में जो है कच्छ का रण, ठीक है। सबसे ज्यादा गुजरातियों ने ही पैसा मार के भागा है ठीक है बैंकों का, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, लोग बोलते थे ना टीचर लोग क्लास में कि डैश के बच्चे, डैश के बच्चे, अब डैश की जगह में आप बताना क्या होना चाहिए, ठीक है। चलो इट्स वाज फन, ठीक है, कोई बात। अगला है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है
और भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है। तो ये इक्वेशन दिया है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले आप इसको लिखते जाओ। तो देखो लिखा है 125 लिखा है 125। अब माइनस है, माइनस की जगह हमें क्या लिखना है? भाग, क्योंकि माइनस का अर्थ है भाग, तो हम भाग लगाएंगे और 5 लिखेंगे। गुणा है, गुणे की जगह में क्या रखना है? गुणा का अर्थ है प्लस, तो आप करिए यहाँ पर प्लस का 10। ठीक है, आगे देखो कह रहा है कि भाग है, और भाग का अर्थ क्या है? तो भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर आप करेंगे गुणे में 13 और प्लस दिया है, तो प्लस की जगह में हमें क्या करना है? माइनस करना है, और माइनस का 28। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो जब एक से ज्यादा ऐसे करके आ जाते हैं साइन, प्लस माइनस गुणा भाग, तो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है? भाग, फिर गुणा, जोड़ और फिर घटाना, ऐसे करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? भाग। भाग कहाँ पर है? ये है। आप काटिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तेई 15 यानी कि 23 आ जाएगा। माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ पर 5 दूनी 10 होगा तो 2 बचेगा ना, तो 5 25 हो जाएगा ऐसे। प्लस का, अब देखो ये दोनों का दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे तो 130 आएगा, क्योंकि गुणा करना है। माइनस का 28 हो जाएगा। इनको जोड़ लीजिए तो 100 हो जाएगा, कितना? 55 हो जाएगा। तो 155 में से आप 28 हटा दीजिए, तो बस 15 में से 8 गया तो 7 आएगा, और यहाँ पर 14 है, 4 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 और 1 बचेगा, यानी कि 127 से उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो बड़ा ही बिंदास तरीके का दिख रहा है, चलिए देखते हैं। यदि √5 माइनस 1 बटे में √5 प्लस 1 बराबर a प्लस बी √5 है, तो a और b का मान ज्ञात करिए। ठीक है भाई, देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या लिखा है? √5 माइनस का 1, और यहाँ पर लिखा है √5 प्लस का 1, इतना लिखा है। अब हमें क्या करना है? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, लेकिन विपरीत गुणा कराना है। इनके नीचे √5 प्लस 1 है, तो आप करिए √5 माइनस 1। यहाँ भाई करेंगे आप √5 माइनस का 1, समझ गए? अब देखो मल्टीप्लाई करा लो, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा भाई। देखो √5 प्लस 1, √5 माइनस 1, चलो मैं लिख देता हूँ √5 माइनस का 1 का होल स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा? a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि √5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, समझ गए? तो यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, क्योंकि जिसके ऊपर रूट होता है स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है। a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी मतलब कि 1 स्क्वायर, माइनस का 2 रूट में ए बी मतलब रूट 1 है तो 1 ही रहेगा, और b की जगह में √5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। ठीक है, रूट मतलब कि रूट इसमें आया है, √5 लिखा है। अगला है a स्क्वायर का मतलब है 5 माइनस का 1 हो जाएगा, तो इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर। तो 5 1 6 हो जाएगा, 6 माइनस √2 √5। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ फिर लिखता हूँ। ठीक है, ये आया, तो 5 1 6 हो जाएगा, 6 माइनस का 2 रूट में 5 हो जाएगा, अपान में नीचे 4। अब देखो 2 कॉमन ले लो पूरे में, तो 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 माइनस का √5 रहेगा, और नीचे आ जाएगा 2। अब जो 2 कॉमन लिया था यहाँ पर गुणे में, और नीचे 2 था, तो इससे ये कट गया, इस वजह से इतना आएगा। अब हमें कंपेयर करना है इस इक्वेशन से a प्लस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको दोनों में लिख सकते हैं बटे में √3, और कॉमा करके अगला लिख सकते हैं माइनस का √5 अपान में 2 लिख सकते हैं। अब a की जगह में तो हो गया 3/2, तो देखो ऑप्शन नंबर पहला। अब अगर हमें a की वैल्यू पता चल गई, तो ऑप्शन में देखो a केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 3/2 a की वैल्यू है, तो बस b अगर हम नहीं भी निकाल पा रहे हैं तो यहीं से हमें टिक करके आगे बढ़ जाना है। लेकिन मान लो क्या होगा अगर a की वैल्यू कहीं और 3/2 होती, केवल b चेंज होता, तो क्या करते? तो देखो b की जगह में क्या लिखा है यहाँ पर? b √5 है, और यहाँ पर क्या है? माइनस का √5 है, तो आप कंपेयर करिए इससे, तो √5 से √5 तो हट गया, तो b की जगह में क्या आ जाएगा? माइनस, भाई √5 तो चला गया, तो 1 और नीचे आएगा 2, तो b की जगह -1/2 आएगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियोस को, तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय के बाद नवगठित संसद टीवी के सीईओ का नाम क्या है? पहली बात तो आप देखो यहाँ पर लोकसभा जो है प्लस राज्यसभा जो है, इन दोनों को मिला करके
एक बना दिया गया है टीवी, संसद टीवी के नाम से। ठीक है, जो पहले चैनल थे आप देखते होंगे, लोकसभा अलग आता था, राज्यसभा अलग आता था, अब एक ही साथ संसद टीवी में प्रसारित होता है। तो जो सीईओ हैं उनके, ये कौन है, तो ये है रवि कपूर, ऑप्शन नंबर चौथा। लेकिन ये बात कब की है, ये है पहले की बात है। ठीक है, जैसे ये सही था, लेकिन मैं कहूंगा यहाँ पर 2024 की अगर हम बात कर लें, 2024 में तो कौन है, तो देखो इसके सिवा है जो सीईओ हैं वो है रंजीत पुनहानी, याद रखना पुनहानी है दोस्तों। कब की बात है, ये बनाए कब गए थे, 3 अक्टूबर 2023 को बनाए गए थे। ये रंजीत पुहानी है अब सीईओ। ठीक है, अब लोकसभा की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा दोनों दिया था, तो लोकसभा में कुल जो सदस्यों की संख्या है वो है दोस्तों लोकसभा में 543। ठीक है, याद रखना आप। अब 543 है और इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल के लिए। लोकसभा की बात हो रही है और इनके जो अध्यक्ष हैं इस वक्त वो कौन है, ओम बिरला हैं। ये भी आप याद रखना, ओम बिरला हैं लोकसभा के अध्यक्ष। वहीं दोस्तों अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा तो उसमें से कुल सदस्य जो हैं 250 हैं, जिसमें से 238 तो मान लो मनोनीत होते हैं, लेकिन आते हैं मतलब चुने जाते हैं, लेकिन 12 जो ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति डायरेक्ट नामित करते हैं, उनको याद रखेंगे। तो 38 प्लस 12 टोटल कितने हो गए, 250 हो गए। ठीक है, अब अगर सभापति की बात करें राज्यसभा के, तो ये कौन है, जगदीप धनखड़ हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं। तो यहाँ पर कौन है, जगदीप धनखड़, याद रखना, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जगदीप धनखड़। ठीक है, ऐसे हो सकता है आपको समझ में कम आ रहा हो, जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, तो जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वही यहाँ पर उसके सभापति होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे गहरी झील दोस्तों है बैकाल झील के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये इतनी गहरी है दोस्तों कि 1741 मीटर गहरी, आप जरा सोच के देखो कितनी गहरी होगी। और ये है कहाँ पर, रूस में है, याद रखना, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है कि विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, माफ कीजिएगा कौन से देश में है, तो ये है रूस में। ठीक है, वहीं अगर न्यासा की बात करें दोस्तों, तो न्यासा दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका में बहती है और इसको वहां पर मेलावी नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है कि अगली बार मेलावी नदी आप बोल लीजिए इसको, तो हो सकता है अगली बार न्यासा न बोलकर मेलावी नदी बोल दिया जाए, तो आप न्यासा नदी को ही समझना, जो कि कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में। क्रेटर की बात करें तो ये है अमेरिका में, और अमेरिका में कहां पर भी, पश्चिमी अमेरिका में है। ठीक है, क्रेटर। अगला देखो, टंगानेकिया, कैसे कैसे नाम है, टंगानेइका जो है वो तंजानिया और कांगो के बीच में है। कौन कौन सी, तंजानिया, ये नाम सुना होगा आपने, तंजानिया, और कहाँ पर है, एंड कर देता हूँ, ऐसे एंड अगर गलत बन जाए तो भी माफ करना, तंजानिया और कांगो, इन दोनों के बीच में ये नदी बहती है। और इसका जो एरिया है दोस्तों वो लगभग 12,700 मील स्क्वायर मीटर है, मील स्क्वायर है, इतना है एरिया इसका। आप समझ सकते हो कितना बड़ा इसका एरिया होगा। ठीक है, चलिए तो देखो कितने क्वेश्चन मैंने कोशिश करी कि आपको ऑप्शन से ही बहुत सारे क्वेश्चन बता दूं, तो बताने की कोशिश भी की है, तो उम्मीद है आप ये सीख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला है, एनएसओ के अनुसार वित्तीय वर्ष 21 तक, फाइनेंशियल ईयर 21 तक भारत की जीडीपी डैश में वृद्धि होना अनुमानित है। देखो अब ये आप याद रखना, क्योंकि वित्तीय वर्ष बहुत बार पूछा जाता है, जो कि आपने देखा होगा 2018 में जो वैकेंसी आई थी इसमें भी पूछा गया था, और 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें तो पूछ ही लिया है। देखो ये जो सॉल्व करें आप, तो 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं रेलवे में जो फिक्स होते हैं, जैसे जीडीपी पूछ ली जाएगी कि इस वक्त जीडीपी रहने का अनुमान क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, अलग अलग एजेंसियां अलग अलग निकालती हैं, तो वैसे ही आप एक बार पढ़ लेना उनको। तो ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होगा आप आपसे, लेकिन 2024 के हिसाब से अपडेटेड आपको पढ़ना है, हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल यानी कि
एस्थेनोस्फेयर की स्थिति को दर्शाता है। तो ये स्थल मंडल के नीचे का जो भी भाग होता है वो दुर्बलता मंडल दिखाता है। देखो एस्थेनोस्फेयर, इसको इंग्लिश में तो आप समझ गए होंगे, लेकिन दुर्बलता मंडल आपने शायद सुना भी ना हो कि दुर्बलता मंडल क्या होता है। तो ये स्थल मंडल के नीचे का जो भी भाग होता है वो कहलाता है दुर्बलता मंडल। अच्छा आप बताओ कि जो वायुमंडल है इसकी सबसे निचली सतह को हम क्या कहते हैं? तो सबसे निचली सतह को हम किस नाम से जानते हैं? कमेंट सेक्शन में एक बार बताना, जरूर हम देखेंगे कितने लोग सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, x और y का माध्य 400 है, x और y का अनुपात 3:7 है, y माइनस x का मान बताना है। तो देखो x और y का माध्य दिया है, यानी कि अगर हम दोनों को जोड़ दें x प्लस y का, और समांतर माध्य क्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, और बराबर में यहाँ पर माइनस ये हटा लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर बटे में 2 बराबर में ऐसे ये हो जाएगा, क्योंकि समांतर माध्य कैसे होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 1 2 दो पद हैं तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया नीचे। ठीक है, आगे देखो, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप कहेंगे आ जाएगी 4 दूनी 800, क्योंकि इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 800। अब x और y का अनुपात दे के रखा है, कितना? 3:7 दिया है। हमारे हिसाब से एक्स वाई दिया है, यहाँ पर 3:7 है, तो 3x प्लस का yx, माफ कीजिएगा यहाँ पर 7x होगा, y नहीं होगा, तो यहाँ पर 7x लिखेंगे। 7x बराबर 800 के हो जाएगा, क्योंकि x की जगह में 3x माना है और y की जगह में 7x, तो 7 3 10x बराबर 800। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 0 कटेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 80। पूछा है y माइनस एक्स, तो पहले तो आप x को निकाल लो, तो x तो हो गया 80, दूसरा y की जगह में क्या आ जाएगा? तो कंप्लीट नंबर निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास नंबर थे 3x और 7x, तो 3x का मतलब x तो 80 आ गया, तो 3 गुणे में 80 करेंगे तो ये तो पहला नंबर आ गया हमारे पास, और दूसरा 7 गुणे में 80 करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। तो 8 3 24 यानी कि 240, और 7 8 56 यानी कि 560। अब कह रहा है y माइनस एक्स यानी कि 560 y है, और x हमारा 240, तो 560 में से 240 घटाएंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पर आप लिख दो 560 में से 240 हटा दीजिए, 0 में 0 गया, 6 में से 4 गया तो आएगा 2, और 5 में से 2 गया तो आएगा 3, यानी कि टोटल 320 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर है। समझ गए आप? ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। माध्य दिया है, डायरेक्ट योग नहीं दिया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त अगर ऐसे कर रहे होंगे कि 3x प्लस 7x बराबर 400, तो आंसर आप गलत कर बैठोगे। ये माध्य दिया है, योग नहीं दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा अभिकरण यानी कि इंटरनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है अबू धाबी में। मैंने शायद पिछली वीडियो में क्वेश्चन एक पूछा था, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो आप में से कुछ ही लोगों ने बताया है, बाकी लोगों ने कोशिश नहीं की, पता नहीं क्यों। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय अगर आपको पता है तो बताना जरा, क्योंकि कितने लोगों को पता है ये हम आसानी से जान पाएंगे जब आप उसका उत्तर देंगे। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है ये बताना है। तो जिसका आंसर सही होगा उनको हम रिप्लाई जरूर करेंगे। जितने भी लोग कोशिश करेंगे आंसर देने की उनको भी हम रिप्लाई करेंगे। दो संख्याओं का योग 15 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। ठीक है भाई, तो दो संख्याओं का योग कितना है? 15 है। तो ऑप्शन से आप उठाओ, 8 7 करेंगे तो 15 हो जाएगा, सबको अगर जोड़ेंगे तो 15 हो रहा है। देखो 10 5 15, 9 6 15, और ये सब 15 15 ही हो रहा है। अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि पहले सारे ऑप्शन को आप चेक करो। मान लो कि 7 8 हमने दे लिया है, ठीक है, मान लेते हैं कि 7 और 8 हमारी संख्याएं होंगी, दोनों का योग भी 15 आ रहा है। अब व्युत्क्रमों का योग 3/10 आ रहा है कि नहीं चेक करते हैं। व्युत्क्रम मतलब होता है कि 1/7 प्लस का 1/8। ठीक है, तो 8 इधर जाएगा तो 8, 7 यहाँ ऊपर जाएगा तो 7/8 सत्ते 56, 8 से 8 7 15 हो जाएगा, और 56 आ जाएगा। तो 15/56 देखो आ रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कटेगा भी नहीं, तो ये तो नहीं होने वाला। अगला चेक करते हैं, ये माइनस वाला थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। मान लो 6/9 करते हैं, तो 1/6 प्लस का 1/9, तो 9 6 कितना होता है? 15, तो ऊपर तो आ जाएगा 15,
समझ गए ना, हमने ऐसे मल्टीप्लाई कराया था। तो 9 छः का 54 हो जाएगा, तो 54। अब इसको काटो, किससे कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, तो 3 पचे 15 और 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 अठे 24, तो 5/18 आ रहा है, जबकि हमें चाहिए 3/10, तो ये भी गलत है। अब इसको वेरीफाई करते हैं, हमारा जो 5/10 है, तो 1 बटे में तो 5 हो जाएगा, प्लस का 1 बटे में 10 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम आएगा 10, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 दो बार में मिलेगा तो लिखेंगे 2, प्लस का 10 एकम 10 एक बार में, और 1 का गुणा ऊपर वाले में तो 1 आएगा, यानी कि 2 1 3 और नीचे आएगा 10, तो 3/10 सही उत्तर हो जाएगा। देखो आ भी रहा है 3/10, और जबकि इनका योग करेंगे तो 5 और 10 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, और यहाँ भी 15 हो रहा है। व्युत्क्रम का योग 3/10 यहाँ भी हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, पहला ही वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम अनिल का भाई है और गोपाल का पुत्र है। देखो जब कभी ब्लड रिलेशन आया, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि आप यहाँ पर वैसे बनाते जाया करो जैसे बोल रहा है। और अनिला गोपाल की पत्नी है, नंदू गोपाल के पिता हैं, और अनिल का नंदू से क्या संबंध है, आते हैं। राम अनिल का भाई है, तो मान लिया हमने कि एक राम होगा, एक होगा अनिल, दोनों प्लस कर लो क्योंकि दोनों पुरुष हैं, आपस में भाई भाई हो जाएंगे। अब कह रहा है और गोपाल का पुत्र है, राम अनिल का भाई तो है लेकिन गोपाल का पुत्र है, तो गोपाल इसके पिताजी हो जाएंगे, ये वाले गोपाल हो गए इनके पिताजी। ठीक है, अब कह रहा है अब जब इसके पिताजी हो जाएंगे आर के, तो ए के भी तो पिताजी हो जाएंगे क्योंकि भाई भाई हैं आपस में। भाई अगर आपके बड़े भाई के पिताजी जो भी होंगे वो आपके भी तो पिताजी होंगे क्योंकि आप उन्हीं के तो छोटे भाई हैं। आगे देखो, अनिला गोपाल की पत्नी है, तो अनिला यहाँ पर माइनस करेंगे गोपाल की पत्नी, यानी कि गोपाल अगर राम के पिता हैं तो इनकी क्या हो जाएंगी, अनिला मम्मी ही तो हो जाएंगी राम की। आगे देखो, नंदू गोपाल के पिता हैं, अब जो नंदू है ना ऊपर वाले ये इनके भी पिता हैं, यानी कि ये प्लस कर लो आप एन है ऐसे करके। अब अनिल का नंदू से क्या संबंध है, तो ये जो अनिल है नंदू का क्या संबंध है, तो जो राम का संबंध होगा सेम यही संबंध इनका भी होगा। तो आप बताओ ये जो राम है कौन है, नंदू के पुत्र का पुत्र ही तो है भाई, नंदू का पुत्र जी हो गया, जी मतलब गोपाल, और गोपाल का पुत्र हो गया आर यानी कि राम, तो पुत्र का पुत्र है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि जो राम के साथ संबंध होगा वही संबंध हो जाएगा किसके साथ, आर के साथ। भाई इसका संबंध सेम होगा, इसका भी संबंध सेम होगा, भाई भाई हैं आपस में, तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी, तो भानु प्रताप सिंह समिति थी जिसका संबंध इससे लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है। दोस्तों आपने देखा होगा कि पिछले बार ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे पीरियडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे गए थे, और एनटीपीसी में भी हर एक सेट में कम से कम दो दो क्वेश्चन रखे जा रहे थे जो लास्ट शिफ्ट में हुए थे। ठीक है, तो ये पीरियडिक टेबल से ही क्वेश्चन देखो आ गया है, इसको समझते हैं। तो सबसे सघन पदार्थ कौन सा है, सबसे डेंस तो ओस्मियम है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 76 यानी कि 76 होता है। वहीं अगर बात करें प्लैटिनम की, तो प्लैटिनम में कभी जंग नहीं लगता है और ये होता है परमाणु क्रमांक इसका 78। वहीं तांबे की अगर हम बात करते हैं, तांबे मतलब कि कॉपर, और कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। इस्पात होता है दोस्तों, ये मिश्रण होता है किसका, लोहा का, और साथ ही साथ इसमें कार्बन भी मिलाया जाता है, ये दोनों लोहा और कार्बन के मिश्रण से बनता है हमारा इस्पात। तो ये सही के सही हो जाएंगे चारों ऑप्शन, आप देख सकते हैं यहाँ से। माफ कीजिएगा, चारों ऑप्शन सही नहीं होंगे, मैंने चारों ऑप्शन की डिटेल बता दी परमाणु क्रमांक के बारे में, लेकिन सही उत्तर हो जाएगा इसका पहला वाला करेक्ट आंसर। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन कवर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, वहां पर लिखा होगा अगला पार्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आगे वाले ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, शुरुआत उनकी हो जाएगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में आप जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आप एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमने प्रीवियस ईयर बहुत सारे करवा दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना, हमने सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी,
और साथ ही साथ रेलवे की इंटरव्यू आपकी क्वेरी रहती थी कि सर इंटरव्यू लीजिए, वहाँ पर क्या काम होता है, क्या सैलरी होती है, उन लोगों से पूछिए कैसे सिलेक्शन हुआ। तो रेलवे के इंटरव्यू हमने बहुत सारे लिए हैं वहाँ जा कर के ग्राउंड लेवल पे, तो आप रेलवे इंटरव्यू भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो सारी जितनी भी हमने वीडियो बताई है, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, आपको सारे पार्ट मिल जाएँगे। या फिर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, बहुत सारी लिंक मिल जाएँगी। ये सारी एक-एक वीडियो को मैं लिंक यहाँ पर दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल से कुछ सीखने को मिला हो, बेहतर तैयारी आप करना चाहते हैं, 2024 में सिलेक्शन चाहते हैं रेलवे में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंटेंट दिया जाता है, वो रियल कंटेंट दिया जाता है और पूरी तरह से फ्री होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे हज़ारों लोगों ने कमेंट्स किया और अब तक हमने उनका सबका रिप्लाई दिया है। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।